Hi friends, welcome to video series Marginal Costing. This is volume number 2. दोस्तों इस वीडियो में हम जो समझने जा रहे हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीवी रेशो निकालनी है हमने उसका एक और तरीका सीखने जा रहे हैं। पीवी रेशो निकालने के लिए कई बार हमें डेटा थोड़ा स्ट्रेंज वे में दिया होता है, तो उस डेटा की हेल्प से कैसे हम पीवी रेशो निकालेंगे या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे और कैसे उस डेटा से फिर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, तो वो हमें समझना है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको ये समझाऊंगा। पहले आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 15 पर यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस हमें मिल गया 15 पर यूनिट। इन अ पीरियड इफ इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8000 यूनिट्स इट इनकर्स अ लॉस ऑफ 5 पर यूनिट। देखो ये डेटा प्रेजेंट करने का एक सेकेंडरी वे है जो सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है कि क्या हम कंसेप्ट को समझ भी रहे हैं या सिर्फ रट रहे हैं फॉर्मूलाज को। आज आप इस वीडियो के जरिए जान जाएंगे कि जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है या जो बाकी चीजें हमें निकालनी हैं उसमें पीवी रेशो का कितना बड़ा रोल है और पीवी रेशो किस तरह से हेल्प करेगी हमें ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए। बट उससे पहले कि पीवी रेशो के कंसेप्ट को क्या हमने सही तरीके से समझा है या नहीं, तो देखिए अब जैसे इन्होंने हमें 8000 यूनिट पर बताया कि 5 रुपए पर यूनिट लॉस हो रहा है। मैं बता दूं ये 5 रुपए पर यूनिट बोला जरूर जा रहा है, बट ये 5 रुपए पर यूनिट फिक्स नहीं होगा, ये 8000 यूनिट्स पर होगा। जैसे ही मैं प्रोडक्शन कम या ज्यादा करूंगा तो लॉस का जो अमाउंट है वो पर यूनिट वेरी करेगा और टोटल में भी वेरी करेगा। अभी आप इसको ध्यान से समझते चलिए। तो पहले बेसिक डाटा पर आते हैं। अभी तक के क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15 रुपए पर यूनिट और साथ साथ हमें बता दिया कि अगर हम 8000 यूनिट ही बेच पाते हैं तो हमें लॉस होगा 5 रुपए पर यूनिट का। इफ द वॉल्यूम इज रेज्ड टू 20,000 यूनिट्स, if the volume is raised to 20,000 units it earns a profit of 4 per unit। लेकिन अगर हम यही क्वांटिटी रेज कर दें, यानी अगर हम 20,000 यूनिट तक का सामान बेच पाएं तो हमारा प्रॉफिट नजर आएगा 4 रुपीज पर यूनिट। या फिर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, 8000 यूनिट की सेल पर हमें लॉस होगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 40,000 का। वहीं 20,000 यूनिट की सेल पर हमें प्रॉफिट होगा 20,000 इंटू 4 80,000 रुपीज का। तो अब देखिए मैं इस डेटा की हेल्प से कैसे आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सिखा रहा हूं और कैसे एक नए कंसेप्ट को समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं इस डेटा को एक सिंपल मैनर में फ्रेम कर लेता हूं जिससे मुझे हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ पीवी रेशो। तो देखिए जैसा डेटा में बताया हुआ था मैं सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं। एक तरफ मैंने रखा 8000 यूनिट्स का लेवल, एक तरफ रखा मैंने 20,000 यूनिट्स का लेवल। तो एट 8000 यूनिट्स लेवल सेल्स विल बी 1,20,000। ये हमने कैसे निकाली, सेलिंग प्राइस गिवन था मल्टीप्लाई करके बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सिमिलरली एट 20,000 यूनिट्स लेवल सेल्स विल बी 3 लाख। वेरिएबल कॉस्ट का नहीं पता, कंट्रीब्यूशन का नहीं पता, फिक्स कॉस्ट का नहीं पता, बट इतना जरूर जानता हूं कि फिक्स कॉस्ट चाहे मैं कम बनाऊं या ज्यादा सेम रहने वाली है, इसलिए मैंने फिक्स कॉस्ट को यहां पर क्या लिख दिया, एक्स। चाहे वो 8000 यूनिट पर हो चाहे वो 20,000 यूनिट्स पर हो, यानी फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो सिमिलर मैनर में प्रॉफिट और लॉस मुझे क्वेश्चन में डिफाइन था, तो मैंने प्रॉफिट और लॉस जो भी क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से दिया था वो लिख दिया नीचे कि 8000 यूनिट्स अगर बनाकर बेच रहा हूं तो लॉस होने वाला है 40,000 का, वहीं अगर 20,000 यूनिट्स बनाकर बेच रहा हूं तो प्रॉफिट होने वाला है 80,000 का। अब इसी डेटा को मैं रीफ्रेम कर रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जरा ध्यान से देखना। इसी डेटा को मैं और मैनर में लिखने जा रहा हूं। अब अगर मैं इसी कोशिश को ऐसे लिखूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसी कोशिश को ऐसे लिखूं कि मैं कंट्रीब्यूशन को बोल दूं x माइनस 40,000, तो क्या मैंने गलत किया? मैंने रिवर्स कैलकुलेशन उठाई। मुझे पहले पता था पीछे कि मेरा 40,000 का क्या है लॉस, और फिक्स कॉस्ट को मैंने एक्स लेट कर लिया। तो ऑब्वियस है कंट्रीब्यूशन अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन से चलूंगा तो आएगा x माइनस 40,000। वहीं 20,000 यूनिट के लेवल पर अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन से चलूंगा तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा x प्लस 80,000। अब आप एक बात यहां पर बड़े ध्यान से समझिए, जो चेंज मेरा प्रॉफिट में आएगा वही चेंज मेरा कंट्रीब्यूशन में आएगा जब मैं 8000 यूनिट से 20,000 यूनिट्स की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है यानी फिक्स कॉस्ट का, वो दोनों लेवल ऑफ सेल्स में सेम रहने वाला है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपनी बात को ध्यान से सुन लो। जो मेरा चेंज इन प्रॉफिट या लॉस आएगा वो बराबर होगा चेंज इन कंट्रीब्यूशन के जब मैं कंपेयर करूंगा
8,000 यूनिट्स को 20,000 यूनिट से। रीजन, जो इनके बीच का डिफरेंस है यानी कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट पर जाने के लिए जो हम लेस करते हैं वो फिक्स कॉस्ट दोनों ही लेवल पर सेम रहने वाली है। अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझना, जो डिफरेंस है मेरा सेल्स का, जब मैं 8,000 यूनिट से 20,000 यूनिट्स पे जा रहा हूं तो क्वांटिटी वाइज 12,000 यूनिट्स का है और वैल्यू वाइज 1,80,000 यूनिट्स का है, 1,80,000 रुपए का है, वैल्यू वाइज 1,80,000 रुपीज का है। सिमिलरली जब मैं कंट्रीब्यूशन को देखता हूं 8,000 यूनिट से 20,000 यूनिट्स तक, यानी जब मैंने 8,000 से सेल्स बढ़ाई और 20,000 तक लेकर गया तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आया, माइनस करके मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, वो आया 1,20,000। अब इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से समझिए, मैंने 12,000 यूनिट्स और बेचे तो मुझे सेल्स रेवेन्यू इकट्ठा हुआ 1,80,000 का। वो बड़ा ऑब्वियस है कि मैंने 15 रुपए का बेचा होगा एक यूनिट, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सिमिलर मैनर में मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि वो एडिशनल यूनिट बेचकर, यानी 12,000 यूनिट बेचकर मैंने कंट्रीब्यूशन कितना कमाया, 1,20,000। मैंने कंट्रीब्यूशन कितना कमाया, 1,20,000। ये बोलूं, अगर मैं सेल्स करता हूं 1,80,000 की तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलता है 1,20,000 का। सेल्स करता हूं 1,80,000 की, देन आई विल अर्न द कंट्रीब्यूशन एट द रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट रुपीज 1,20,000, कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट रुपीज 1,20,000। तो क्या ये रिलेशन मुझे हेल्प नहीं करेगा कंट्रीब्यूशन का सेल्स रिलेशन बनाने में? अगर ये चीज मुझे हेल्प कर सकती है कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रिलेशन बताने में, तो मैं आपको लेकर चलता हूं आगे और समझाता हूं कैसे इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं एक नया फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं। Hence we can say that sales of 1,80,000 will provide contribution of 1,20,000. That is, the following can be concluded. Contribution to sales ratio or PV ratio should be 1,20,000 divided by 1,80,000 multiplied by 100. That is 66.67%. अब इससे क्या कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन ये निकला कि हम ये कह सकते हैं कि पीवी रेशियो निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। अब मैंने यहां पे वर्ड लिखा चेंज इन प्रॉफिट, रीजन क्या है, क्योंकि जो चेंज प्रॉफिट में होगा वही चेंज मेरा कंट्रीब्यूशन में भी होगा, इसीलिए मैं चाहे वर्ड चेंज इन प्रॉफिट लिखूं या चेंज इन कंट्रीब्यूशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन मुझे पता ही है, तो मैं इस फॉर्मूले की तरफ जाऊंगा ही नहीं। तो ये फॉर्मूले की तरफ मैं तब जाऊंगा जब मुझे प्रॉफिट और सेल्स का डेटा दिया होगा, वो भी दो अलग लेवल्स पर। ठीक है, तो नया फॉर्मूला जो हमें समझना है यहाँ पर वो कैसे डिराइव हुआ, वो ऐसे डिराइव हुआ कि हमने एक लेवल ऑफ एक्टिविटी को दूसरे लेवल ऑफ एक्टिविटी से कंपेयर किया। तो वहां से मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं चेंज इन प्रॉफिट को चेंज इन सेल्स से कंपेयर करूंगा तो मुझे मिल जाएगी पीवी रेशो। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद वन मोर फैक्ट, यू कैन ऑल्सो फाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यूजिंग द सेम इंफॉर्मेशन। कैसे? अब जैसा मैंने पीछे इमेज में आपको दिखाया था कि अगर मैं देखूं मैंने 8,000 से 20,000 लेवल पर गया तो मैंने कितने एडिशनल यूनिट्स बनाए, 12,000, और कितना एडिशनल कंट्रीब्यूशन कमाया, 1,20,000। तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए 12,000 यूनिट्स बेचने पड़े, यानी हर यूनिट मुझे कितना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा होगा, 10 रुपए का। हर यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा होगा, 10 रुपए का। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, सेलिंग प्राइस 15 रुपए है, पीवी रेशो हमने अपने फॉर्मूला से अभी निकाली, वो आई थी 66.67%, या 2/3 भी बोल सकते हो। तो उसकी हेल्प से अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूंगा तो भी कितना आ रहा है, 10 रुपए, तो भी आ रहा है 10 रुपए। सो कंट्रीब्यूशन per unit can also be find out using the following. Contribution per unit equals to change in profit divided by change in sales quantity. Change in profit divided by change in sales quantity. चलिए बढ़ते हैं मेन आंसर की तरफ। क्वेश्चन में हमसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए पूछा हुआ है। अब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी होगी, तो पहले फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए अब हमारे पास सभी इंफॉर्मेशन है, किसी भी लेवल पर निकाल सकते हो। मैं 20,000 यूनिट्स के लेवल पर निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो 8,000 यूनिट्स के लेवल पर भी निकाल सकते हो। सेल्स मुझे दी हुई थी 3 लाख। अब वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का रिलेशन मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है, तो उसकी हेल्प से मैंने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। और प्रॉफिट क्योंकि मुझे गिवन था, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, फिक्स कॉस्ट। तो 2 लाख का कंट्रीब्यूशन आया और 80,000 का 2 लाख का कंट्रीब्यूशन, 80,000 का प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिवन था। दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट होगी बैलेंसिंग फिगर 1,20,000। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए अगर वैल्यू में निकालना है तो हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया वो पिछली वीडियो देख लें, वीडियो नंबर 1 देख लें एक बार, तभी इस वीडियो पर आएँ, तभी आपको समझ में आएगा।
तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो हमारा फॉर्मूला बनता है ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू का। तो वहां से हमने निकाल लिया ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू विच इज 1,80,000। सिमिलरली ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 1,20,000 डिवाइड बाय ₹10। तो यहाँ से आ जाएंगे 12,000 यूनिट्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने 1,80,000 रुपए की जब वैल्यू निकाल ली तो उसे सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दें, तब भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी मिल जाएगा। अब इसी पैरामीटर पर हम एक और रेशो भी पता कर सकते हैं या एक और फॉर्मूला पता कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। सेम तरीके से जैसे हमने अभी पता किया था पीवी रेशो का रिजल्ट व्हेन वी हैव गिवन 2 लेवल्स ऑफ डेटा, तो उसी तरह से अगर हमें मान लो टोटल कॉस्ट बता देते, ये ना बताते कि फिक्स कितनी है वेरिएबल कितनी है, और टोटल सेल्स बता देते, तो मैं वहां पर सेग्रीगेट कैसे करता वेरिएबल कॉस्ट को। तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, सेम बिल्कुल सेम पैरामीटर पर, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी डिराइव करेंगे, या जैसे मैंने आपको अभी पीछे पीवी रेशो का कंसेप्ट समझाया दो कोस्ट शीट को कंपेयर करके, आप इस फॉर्मूला को भी उसी तरीके से समझ सकते हैं। पर फिलहाल एक एग्जांपल के जरिए मैं दिखाता हूं आपको कि मैं कैसे निकाल पाऊंगा इस फॉर्मूला को यूज करके वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। लेट्स से एट सेल्स लेवल ऑफ 1 lakh if total cost is rupees 70,000, while at sales level of 1,50,000 if total cost will be 95,000, then we can find the variable cost segment in the following manner. Variable cost to sales ratio के लिए मैं वही करूंगा, change in total cost which is 95,000 minus 70,000 divide by change in total sales which is 1,50,000 minus 1 lakh multiply by 100। तो मुझे मिल जाएगी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो जो हमारे एग्जांपल में आ रही है 50%। तो फिक्स कॉस्ट निकालना बहुत सिंपल हो गया। टोटल कॉस्ट अगर हमारी गिवन है, जैसे कि किसी भी एक लेवल पर उठा लो, जैसे मैंने पहले लेवल पर उठाई 70,000, तो माइनस कर देते हैं उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, जिसको निकालने के लिए मुझे अब तरीका मिल गया, ऊपर मैंने निकाल भी दी। तो सेल्स की 50% वेरिएबल कॉस्ट आती है, तो अगर सेल्स की 50% यानी 1 लाख की 50% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 70,000 में से माइनस करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी फिक्स कॉस्ट। चलिए भी कर लेते हैं इसे क्रॉस चेक करने के लिए। अब आप दूसरे लेवल ऑफ सेल्स पर, जैसे मैंने 1 लाख का डेटा लेकर किया था, आप दूसरे लेवल ऑफ सेल्स पर टोटल कॉस्ट कंप्यूट करिए। कैसे, वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालनी होगी तो हमने भी फॉर्मूला से की हेल्प से निकाली थी 50%, तो 1,50,000 का 50% वेरिएबल कॉस्ट आ गई 75,000, और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में हमने अभी हमने पीछे निकाल ही लिया है विच इज 20,000। तो चेक करो, टोटल कॉस्ट आ गई 95,000, टोटल कॉस्ट आ गई 95,000। तो यहां से ये क्लियर होता है कि हम इस फॉर्मूला की हेल्प से भी सेग्रीगेट कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट होगी सेल्स की। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन की तरफ लेकर जा रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में हम एक नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और एक हटके कंसेप्ट है जो सीवीपी एनालिसिस में देखा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फटाफट से कराऊंगा। जो पहले दो पार्ट होंगे, जो मेन फोकस करना है मुझे, जो मेन कंसेप्ट पर फोकस करना है, उसी पर मैं ज़्यादा जोर लगाऊंगा। तो देखिए, मिस्टर एक्स हैज़ ₹2 लाख इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस फर्म। 2 लाख रुपए लगाए हुए हमने बिजनेस में। ही वॉन्ट्स अ 15% रिटर्न ऑन हिज मनी, यानी ROI चाहिए उसे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए 15%। From an analysis of recent cost figures, he find that his variable cost of operating is 40% of sales. तो अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 40%, तो ऑब्वियसली पीवी रेशियो होगी, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है अगर 60%, तो पीवी रेशियो होगी 40%। His fixed costs are 80,000 per year. Show computation to answer the following question: What sales volume must be obtained to break even? What sales volume must be obtained to get 15% return on investment? And Mr. X estimated even if he closed the doors of his business, he would incur ₹25,000 as expenses per year। ये यहाँ पर क्लोजिंग द डोर का मतलब है परमानेंटली बंद नहीं करना, कुछ समय के लिए अपनी फैक्ट्री को रोकना। ठीक है, कई बार बिजनेस में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब हमें बिजनेस बंद करना ज़्यादा फायदेमंद लगता है कि उसे कंटिन्यू करने से। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ सीजन में इतना कम रेवेन्यू आ रहा है कि मैं अपने रनिंग एक्सपेंडिचर भी कवर नहीं कर पा रहा, तो उस केस में कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि बिजनेस बंद करना बेटर होता है। तो टेक्निकली वो मुझसे इस पॉइंट में शटडाउन पॉइंट की बात कर रहा है, शटडाउन पॉइंट ऑफ सेल्स की बात कर रहा है। तो आओ आराम से इसको स्टडी करते हैं। पहले 2 पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं बहुत सिंपल हैं, आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे। हम मेन फोकस करेंगे 3rd पॉइंट में, जिसमें हमने शटडाउन पॉइंट निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो गिवन थी 60%, तो पीवी रेशियो होगी 40%, विच इज वेरी ऑब्वियस। हेंस ब्रेक इवन पॉइंट कुड बी फाइंड आउट इजिली विद द हेल्प ऑफ
दिस फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन 80,000, पीवी रेशो हमने निकाल ली 40%, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो आएगा 2 लाख। सेकेंडली क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कितनी सेल्स वॉल्यूम लगेगी टू ऑब्टेन 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले इसको एक सिंपल कॉस्ट की फॉर्म में समझ लेते हैं। मुझे सेल्स नहीं पता, मुझे वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं पता। मुझे इतना पता है कि फिक्स कॉस्ट है जो कवर करनी है 80,000 और प्रॉफिट कमाना है 2 लाख का 15% एट लीस्ट, कम से कम 2 लाख का 15% प्रॉफिट कमाना है, विच इज 30,000। तो मैं एक सीधी सी बात कहूंगा कि मुझे रिक्वायर्ड जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना चाहिए, वो चाहिए 1,10,000। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन चाहिए 1,10,000। अब क्योंकि मुझे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का सेल्स और कंट्रीब्यूशन का रिलेशन पता है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का रिलेशन पता है, तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन को मैं रिवर्स कैलकुलेशन के जरिए या पीवी रेशियो की मदद से मैं आराम से सेल्स पता कर सकता हूं। मेरी सेल्स कितनी होगी? मेरी सेल्स होगी 1,10,000 डिवाइड बाय 40%। 40% से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 1,10,000 मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए और कंट्रीब्यूशन सेल्स का 40% होता है। तो मेरा आंसर हुआ 2,75,000। तो जैसा मैंने कहा ही था, पहले दो पार्ट बहुत सिंपल है, ये आप भी कर सकते थे। लेकिन अब जो कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं ये कंसेप्ट है शटडाउन पॉइंट का। ठीक है जी, इस शटडाउन पॉइंट के कंसेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि कुछ बुक्स में इनके आंसर भी गलत दिए हुए हैं। कुछ बुक्स में इनके आंसर भी गलत दिए हुए हैं। मैं किसी बुक को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बट जो भी सीए के सिलेबस में डेटा दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा क्रॉस चेक करके। अब देखिए शटडाउन पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में मुझे बताया गया था कि मैं बिजनेस चलाऊं या ना चलाऊं, मतलब टेम्परेरी बंद करूं, मुझे 25,000 रुपए तो खर्चने ही पड़ेंगे। बिजनेस चलाऊं या ना चलाऊं, मेरे 25,000 की फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी आएगी। ऐसी कॉस्ट को कॉस्टिंग में एक नाम दिया गया है संक कॉस्ट, मतलब काम करो या ना करो, अगर कोई कॉस्ट खर्च होनी है तो मेरे डिसीजन को वो कॉस्ट अफेक्ट नहीं करेगी। जब भी कोई कॉस्ट मेरे डिसीजन को अफेक्ट नहीं करती उसको हम बोलते हैं संक कॉस्ट, और उसको मैं डिसीजन लेते वक्त कंसीडर भी नहीं करता। यानी अगर कोई ऐसी कॉस्ट आ जाए जिसको लो या ना लो, मतलब काम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला या कोई चेंज नहीं आने वाला, तो ऐसी कॉस्ट को संक कॉस्ट बोलते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए इस तरह की कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, हैंस द सेल्स इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अगर सेल्स कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, अगर सेल्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही, 55,000 रुपए भी, 55,000 क्यों बोल रहा हूं, मैंने 25,000 हटा दिए 80,000 में से। 25,000 कौन से हटा दिए मैंने? 25,000 रुपए मैंने वो हटा दिए जो मेरे खर्च होंगे ही, चाहे मैं काम करूं या ना करूं। तो मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मतलब मैं बंद नहीं कर रहा, लॉकडाउन नहीं कर रहा, अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं और वो जो एडिशनल सेल्स हो रही है वो 55,000 भी इकट्ठा नहीं कर पा रही, यानी रिमेनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन भी इकट्ठा नहीं कर पा रही जो फिक्स कॉस्ट के लिए चाहिए, विच इज आर रेलिवेंट कॉस्ट, तो आपको ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। अब पॉइंट ये है, ये 55,000 ही क्यों? ध्यान से देखो, अगर बिजनेस नहीं करता तो खर्चा होगा 25,000। अगर बिजनेस नहीं करता तो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा होगा 25,000 रुपए, लेकिन अगर बिजनेस करता हूं तो फिक्स कॉस्ट का खर्चा होगा 80,000 रुपए। तो मेरा जो डिसीजन पे इफेक्ट डालने वाला है वो 25,000 का सेगमेंट तो कॉमन हो गया ना। 25,000 तो मेरी, ना मैं बिजनेस चलाऊं तब भी खर्च होंगे, बिजनेस चलाऊं तब भी खर्च होंगे। तो मुझे बिजनेस चलाना है तो कम से कम 55,000 रुपए और इकट्ठे करने चाहिए। अगर 55,000 और इकट्ठे कर पा रहा हूं तो बिजनेस चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। उसी पॉइंट को, उसी लेवल ऑफ सेल्स को बोलेंगे शटडाउन पॉइंट। आइए मैं आगे और तरीके से समझाता हूं आपको, पर पहले एक बार निकाल लेते हैं शटडाउन पॉइंट कैसे निकलेगा। रेलिवेंट फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमारी 55,000 थी डिवाइड बाय पीवी रेशो, तो मुझे मिल जाएगी मेरी शटडाउन पॉइंट ऑफ सेल्स, मुझे मिल जाएगी शटडाउन पॉइंट ऑफ सेल्स लेवल, शटडाउन पॉइंट ऑफ सेल्स लेवल। अब इसी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक और तरीके से डेटा फ्रेम करके दे रहा हूं ताकि आप इस कंसेप्ट को और गहराई से समझ। देखिए, अब मैं आपको अलग अलग सेल्स लेवल पर, मतलब अगर मैं शटडाउन पॉइंट की बात की कर रहा हूं ना, अगर मैं शटडाउन पॉइंट पर काम करता हूं या मैं शटडाउन पॉइंट पर काम, या मैं करता ही नहीं काम, या मैं अलग अलग सेल लेवल पर काम करता हूं, तो मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है उससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर मैं सेल्स रखता हूं 1,37,500, यानी ये वो सेल्स लेवल है जो मैं शटडाउन पॉइंट के जरिए निकाल पाया। और दूसरा, अगर मैं लॉकडाउन करता हूं, मतलब मैं अपनी फैक्ट्री बंद करता हूं, ठीक है। और तीसरा लेवल मैंने वो रखा कि अगर मैं काम कर रहा हूं जबकि मेरी सेल्स मेरे शटडाउन पॉइंट से भी नीचे है। और चौथा पॉइंट मैंने वो रखा
चौथा और पांचवा पॉइंट यानी अबव और ब्रेक इवन पॉइंट तो मैंने वैसे ही आपके एग्जांपल के लिए दे दिया, लेकिन अबव लेवल मैंने वो रखा कि जब मैं काम कर रहा हूं, जब मेरा सेल्स लेवल, एक्सपेक्टेड सेल्स लेवल मेरा शटडाउन पॉइंट से ऊपर है। तो ध्यान से देखो, मैं एक बार इस डेटा को फ्रेम कर देता हूं। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट मैंने परसेंटेज की हेल्प से निकाल ली, कंट्रीब्यूशन भी मैंने परसेंटेज की हेल्प से निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन ही है। गिवन क्या है कि वर्किंग करेंगे तो 80,000 खर्च होगी और बंद रखेंगे तो भी 25,000 खर्च होगी। तो मैंने उसी तरीके से अपनी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे फ्रेम कर दी। अब अगर ध्यान से देखो तो पहले दो लेवल को कंपेयर करो, वर्किंग और लॉकडाउन वालों को, बाकी को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। अगर मैं फैक्ट्री चलाऊं तो भी मेरा खर्चा होगा, यानी शटडाउन पॉइंट ऑफ सेल्स पर अगर फैक्ट्री चलाऊं तो भी मेरा लॉस आएगा 25,000, और बंद करूं तो भी मेरा लॉस आएगा 25,000। यानी ये वो लेवल ऑफ पॉइंट है जहां पर मैं बंद करूं या चलाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर मैं 1,37,500 की सेल्स से 1 रुपया भी कम करता हूं, 1 रुपए की सेल्स भी कम करता हूं, तो मेरा लॉस बढ़ जाएगा। अब कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका काम करने के बाद लॉस बढ़ रहा है, काम करने के बाद लॉस बढ़ रहा है। इसीलिए उस पॉइंट को हम शटडाउन पॉइंट बोलते हैं कि अगर इससे भी कम सेल्स हो रही है तो इससे बेहतर है कि फैक्ट्री को थोड़े समय के लिए बंद कर दिया जाए, जब तक हमारी सेल्स बेहतर होने की उम्मीद ना हो। ठीक है जी। उसके अलावा मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ और लेवल रखे, जैसे अगर मैं 1 लाख की सेल्स लेवल पर काम करता हूं तो आपने देखा, अगर मैं बिलो शटडाउन पॉइंट से काम करता हूं तो मेरा लॉस बढ़कर एक 40,000 रुपये हो गया। ऐसा बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि मैं फैक्ट्री नहीं चला रहा था तब तो 25,000 पे लॉस हो रहा था और चला रहा हूं तो 40,000 का लॉस हो रहा है। ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा। जबकि मैं साथ में कंपैरिजन के लिए आपको दिखा दिया, अगर मैं थोड़ा सा भी ऊपर जाता हूं, जैसे मैं 1.5 लाख की सेल्स कर रहा हूं, 1,50,000 की सेल्स कर रहा हूं, तो मेरा लॉस कम होकर 20,000 रह गया। तो मेरा लॉस कम होकर 20,000 रह गया। तो यही बिजनेसमैन चाहता है। बिजनेसमैन इस 25,000 को नहीं देखेगा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेगा कि उसका लॉस 25,000 से बढ़ जाए। इसीलिए वो तब बिजनेस करेगा जब उसका लॉस 25,000 से कम होना शुरू होगा, वही उसके लिए प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है, आप मुझे ऑब्वियसली कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए हुए ईमेल आईडी पर या नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू।